वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो, जिसमें आज हम क्लास 7th के इतिहास का 3rd अध्याय स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। मतलब यहाँ हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत किसे कहते हैं और ये किस टाइम पर मौजूद थी। दिल्ली सल्तनत जो कि भारतीय इतिहास में 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुई और 1526 ईस्वी तक चली। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम में दिल्ली को राजधानी बना करके कई सुल्तानों ने अपनी सल्तनत को चलाया, इसीलिए इस टाइम को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। और हमारा चैप्टर भी यही है, दिल्ली के सुल्तान, यानी इस टाइम पीरियड के बीच में जो दिल्ली के अलग अलग सुल्तान थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। मतलब कि सबसे पहले राजधानी किसने स्थापित की। कई सारे शासक थे दिल्ली सल्तनत में, 5 अलग अलग राजवंश थे, लेकिन शुरुआत किसने की। तो यह हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड में उसके भी पहले के इतिहास में से जा कर के इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली 12वीं सदी में एक महत्वपूर्ण शहर बना क्योंकि सर्वप्रथम तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मतलब दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तोमर राजपूतों ने। ये ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन बन जाता है दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किस राजवंश ने बनाया था, तोमर राजवंश ने। दूसरा पॉइंट है, फिर 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली के तोमर शासकों को परास्त करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ कहानी को अपने ध्यान में रखना है कि शुरुआत तो तोमर राजपूत ने की दिल्ली को राजधानी बनाने की, फिर उसके बाद अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली तोमर से निकल के अब किसके हाथ में आ गई, चौहान शासकों के हाथ में। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिससे दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप में फैला था। इस पॉइंट का मतलब यह है कि तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो दिल्ली एक राजधानी के तौर पर थी, बस आसपास कोई साम्राज्य नहीं था इसके। फिर अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तब भी एक शहर मात्र ही थी, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। लेकिन जब 13वीं सदी में मतलब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार दिल्ली पर कब्जा करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो दिल्ली सल्तनत एक ऐसी राजधानी थी जो पूरे साम्राज्य को चलाती थी। तो दिल्ली अब एक राजधानी, सिर्फ शहर ना रह करके एक ऐसी राजधानी बनी जिसका साम्राज्य, जिसका नियंत्रण पूरे उपमहाद्वीप भारत में फैला हुआ था। तो यहाँ से दिल्ली का महत्व और तेज़ी से बढ़ने लगा। फोर्थ पॉइंट है, इस दौरान दिल्ली में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। मतलब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी और इसका कार्यकाल चल रहा था, तो इस समय कई सारे जैन व्यापारियों ने दिल्ली में कई तरह के मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे दिल्ली का महत्व और भी बढ़ने लगा। बढ़ते हैं इसके 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है, और यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान यहाँ पर जो सिक्के डाले गए थे, मतलब जो सिक्के चलाए गए थे, उनको दहलीवाल कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखना है, दहलीवाल किसे कहा गया, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान चलाए जाने वाले सिक्कों को दहलीवाल कहा गया। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो आंसर में पहला पॉइंट, दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें उस काल के सिक्कों, अभिलेखों व स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दिल्ली सल्तनत की जानकारी के स्रोत, मतलब क्या ऐसी चीज़ें मिली हमें जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो सिक्के मिले हैं, ये हैं दिल्ली सल्तनत की जानकारी के पहले स्रोत। दूसरे अभिलेख मतलब उस समय के लिखे हुए लेख। इसके अलावा स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण कला, मतलब भवन बनाने के अलग अलग तरीके। तो ये सारी चीज़ें हमें सल्तनत कालीन की मिली हैं, इन्हीं से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा सल्तनत काल में लिखे गए इतिहास, तारीख मतलब एक वचन, तवारीख मतलब बहुवचन में सुल्तानों के प्रशासन की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आज के टाइम पर न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, ऐसे ही सल्तनत काल में इतिहास लिखे जाते थे। मतलब डेली के नहीं होते थे, लेकिन निश्चित समय अनुसार बीच बीच में इतिहास को लिखा जाता था। अब वो एक इतिहास लिखा जाए तो उसको तारीख कहा जाता था, एक से ज़्यादा घटनाओं को लिखा जाए बहुवचन में तो उसे तवारीख कहा जाता था। तो ऐसे तारीख या तवारीख
लेख जो हैं वो भी हमें मिले हैं, उनसे भी हमें सल्तनत की काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये भी हो गए सल्तनत काल के अन्य स्रोत। आगे बढ़ते हैं। ये तारीख या तवारीख दरबारी सुशिक्षित लेखकों द्वारा लिखे जाते थे। जैसा कि अभी हमने समझा, तारीख क्या थे? सल्तनत काल के लिखे गए इतिहास। इनको कौन लिखता था? सुशिक्षित लेखक। ज़ाहिर सी बात है, जो लेखक होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही तो लिखेगा। फोर्थ है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी थी। मतलब सल्तनत काल में उनके शासन की भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ध्यान रहे, फ़ारसी थी सल्तनत काल की राजकीय भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ? मतलब दिल्ली सल्तनत जो कि एक साम्राज्य था, पहले स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे फैला, तो ये फैला कैसे, अर्थात इसका विस्तार कैसे हुआ? तो आंसर में पहला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो ध्यान रहे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। किसने की? मोहम्मद गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। या कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर 3-3 बन जाते हैं। आपको ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट को कहानी की तरह भी समझना है, और उस कहानी के बीच में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, उन सबको भी याद रखते हुए अलग से नोट करके याद कर लेना है, ताकि इस कॉन्सेप्ट के बीच में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एक भी आंसर ना छूटे। बढ़ते हैं आज के दूसरे पॉइंट की तरफ। में ऐबक के बाद उसका गुलाम इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद बना इल्तुतमिश, जो कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, दामाद भी था। फिर 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अगली शासिका बनी, जो भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका थी। इसको शासिका कर लेना है। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो आंसर है रज़िया सुल्तान। बढ़ते हैं आज के फोर्थ पॉइंट की तरफ। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ आपको समझ लेना है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 तक चला। तो ये पूरा टाइम एक राजवंश ने नहीं चलाया। शुरुआत की थी गुलाम वंश ने, जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान, फिर बलबन, ऐसे प्रमुख शासक रहेंगे। फिर ये गुलाम वंश ख़त्म हो जाएगा। फिर गुलाम वंश के बाद आएंगे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इस तरह से टोटल 5 राजवंश थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राज सल्तनत की राजधानी बनाया। इसलिए इन 5 राजवंशों के टोटल शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अगले वंश के एक शासक थे, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसके भी अगले तुगलक वंश के एक शासक थे। इन दोनों ने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेज़ी से किया। मतलब सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य इन दोनों ने ही फैलाया। फिर 5वां पॉइंट है, अंततः 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम सल्तनत शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म कब हुआ? 1526 में। लास्ट शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। किसने इनको हराया? बाबर। और नया वंश कौन सा आया? मुगल वंश। तो ध्यान रखना है, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें सल्तनत की ओर से इब्राहिम लोदी लड़े और मुगल वंश की तरफ से बाबर लड़े। बाबर की जीत हुई, तो ये लोदी वंश या कहें दिल्ली सल्तनत, दोनों समाप्त हो गए। फिर मुगल वंश, जो कि बाबर का वंश था, उसकी स्थापना हुई। तो यहाँ आज का तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। शुरुआत करते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। सल्तनत कालीन प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब सल्तनत काल में जो प्रशासन चल रहा था उसकी क्या विशेषताएं थी? तो आंसर में पहला पॉइंट है, सल्तनत प्रशासन का सर्वोच्च पद तो सुल्तान ही होता था। उसके अलावा अन्य प्रांतों में सामंतों या जमींदारों को सूबेदार नियुक्त करके प्रशासन चलाया जाता था। मतलब हर शासन की तरह यहाँ भी शासन का जो प्रमुख पद होता था वो सुल्तान, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें जिसे हम राजा कहते हैं, शासक कहते हैं, उसी को सल्तनत वाले सुल्तान कहते थे। तो वो होता था सर्वोच्च पद पर, मतलब सबसे ज़्यादा ताकत तो उसी के पास थी। इसके अलावा अलग अलग जो प्रांत होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनमें ये लोग सूबेदार नियुक्त करते थे, एक तरह से गवर्नर, राज्यपाल। दूसरा पॉइंट है, इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे।
इन गुलामों को फ़ारसी में बदंगा कहा जाता था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में थे तो बहुत सारे शासक, लेकिन उनमें से इल्तुतमिश जो था वो सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार बनाता था। ज़्यादातर शासक जो अमीर कुलीन वर्ग के लोग थे उनको अपने सूबेदार बनाते थे, लेकिन इल्तुतमिश अपने गुलामों को सूबेदार बनाता था, क्योंकि इसको अपने गुलामों पर भरोसा ज़्यादा होता था। तीसरा पॉइंट है, खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मतलब खिलजी और तुगलक ने क्या किया, अपने यहाँ की बड़ी बड़ी ज़मीनें यहाँ के सूबेदारों को दे दी। उनको कहा आपको इस ज़मीन, जिसको इक्ता कहा गया, कि इस ज़मीन से आप टैक्स वसूलो, उसी पैसे से आप अपनी सेना को रखो, रख रखाव करो, और उसका एक हिस्सा आपको शासक यानी सुल्तान को टैक्स के रूप में देना है। बाकी जो बचेगा उससे अपनी सेना कर देख रेख करो, और समय आने पर सेना की मदद भी सुल्तान को देनी है। तो ये जो इस इक्ता को संभालने वाले शासक थे इनको इक्तादार या मुक्ति कहते थे। तो ये थे प्रशासन के प्रमुख अंग। इसमें कुछ और पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट है, मुक्ति का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इसके बदले में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। मतलब कि जो मुक्ति थे, एक तो उनको अपनी सेना का नेतृत्व भी करना था, क्योंकि वो अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे, और जब भी सुल्तान को कहीं युद्ध में सेना की ज़रूरत हो तो सारे मुक्ति अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ लेकर आते थे और सुल्तान की मदद करते थे। तो वहाँ अपनी सेना का नेतृत्व भी यही करते थे, और अपनी इक्ता यानी इनके अंडर में आने वाली जो ज़मीन है, जो इक्ता के रूप में इन्हें मिली है, उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम, एक तरह से जज का काम भी ये मुक्ति ही करते थे, और साथ में राजस्व की वसूली यानी टैक्स भी वसूलते थे। तो ये ऐसे गवर्नर हो गए जो शासन भी चला रहे हैं, न्याय की व्यवस्था भी चला रहे हैं, और सैन्य शासन भी चला रहे हैं। ये सारा काम मुक्ति करते थे। पांचवा पॉइंट है, मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य अर्थात सुल्तान द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। मतलब ये जो मुक्ति का काम है, इस पर सुल्तान नज़र भी रखता था। वो अपनी तरफ से एक अधिकारी, लेखा अधिकारी नियुक्त करता था, जो इस बात का ध्यान रखता था कि सुल्तान ने जितना कर निश्चित किया है उतना ही कर ये मुक्ति वसूलें, ज़्यादा ना वसूलें, और जितनी संख्या इन्होंने सैनिकों की दी है मुक्ति को कि आपको इतने ही सैनिक रखने हैं, और ये उतनी ही संख्या रखें, ज़्यादा ना, क्योंकि कभी ऐसा ना हो ज़्यादा संख्या रख के अपने आप को ताकतवर बना के सुल्तान के खिलाफ ही बगावत कर दें। तो इनकी सेना और कर वसूलने की दोनों शक्तियों पर सुल्तान निगरानी रखता था लेखा अधिकारी की मदद से। ये भी प्रशासन की एक और विशेषता थी। अगली विशेषता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। तो ये एक नई इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि बाकी सब शासकों ने तो सामंतों को कहा कि आप कर वसूल करके हमें दो और सेना भी रखो, उसकी मदद भी दो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा काम किया। इसने क्या किया, सामंतों को कहा आप कर नहीं वसूलोगे, वो काम हम खुद देख लेंगे, आप उल्टा हमें कर दो। तो ये ध्यान रखना है कि सामंतों से कर वसूलने वाला सल्तनत का शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं स्मार्ट स्टडी में कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन बन करके आ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सातवां पॉइंट। इसी दौरान 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पहुंचा, और उसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे यहाँ का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। अब इस पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन स्कूल लेवल में भी आते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे कहानी की तरह तो आपको ये समझना है कि 1333 में मोरक्को क्षेत्र से इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के साथ शासन में भारत में आया था। मतलब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे, और मोरक्को से 1333 में एक आदमी आया था, एक विद्वान था इब्न बतूता। फिर इससे खुश होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना न्यायाधीश बना लिया था। आठवां पॉइंट है, उस समय 3 तरह के कर थे। पहला था कृषि कर, जिसे खराज कहा गया, जो किसानों की उपज का लगभग 50% था। इसके अलावा मवेशियों तथा घरों पर भी कर लगाए गए। मतलब सल्तनत काल में 3 तरह के मुख्य कर थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कितने तरह के कर थे, 3 तरह के। कौन कौन से, एक कृषि पर लगने वाला कर, एक मवेशियों अर्थात जानवरों पर लगने वाला कर, और एक घरों पर लगने वाला कर। ये 3 तरह के कर दिल्ली सल्तनत काल में लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां।
कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। आपको कुतुब मीनार के बारे में A to Z सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर में पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया, लेकिन केवल पहली मंजिल ही बनवा सका, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। मतलब कुतुब मीनार में पहली मंजिल का निर्माण करवा के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी तो हो गई डेथ। फिर आगे का काम स्टार्ट करेगा इसका दामाद इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें बनवाकर कुतुब मीनार की 4 मंजिलें पूरी की। इसको मंजिलें कर लेना है। तो पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, उसके बाद 3 और बनवा के 4 मंजिलों तक का काम इल्तुतमिश ने किया, लेकिन टोटल 5 मंजिलें हैं। तो अंतिम और 5वीं मंजिल किसने बनवाई, वो आगे के पॉइंट्स में हम जानते हैं। तीसरा पॉइंट है, और अंततः फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाकर कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया। तो मतलब लास्ट मंजिल किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितनी मंजिल बनाई, 1। उसके बाद की 3 मंजिलें किसने बनाई, इल्तुतमिश ने। लास्ट अंतिम 5वीं मंजिल किसने बनाई, फिरोज शाह तुगलक ने। फोर्थ पॉइंट है, कुतुब मीनार के आसपास बसाए गए शहर को दहली ए कोहना अर्थात पुराना शहर कहा गया। मतलब कुतुब मीनार के आसपास जो शहर बसाया था उसी को कहते हैं दहली ए कोहना। 5वां पॉइंट है, दहली ए कोहना में इल्तुतमिश का मकबरा व कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भी शामिल है। मतलब इसी कुतुब मीनार के आसपास में एक तो इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया है और कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, जो कि मेहरौली के आसपास के क्षेत्र में ही पड़ता है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं कवर करते हैं, पार्ट 1 को। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नेक्स्ट पार्ट को चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।